चलिए, तो शेयर बाजार सबका अधिकार हर गुरुवार को हम ये पेशकश लेकर आते हैं आपके लिए, जहां पर हमारा मकसद यही होता है कि देश की जनता में से कम 1 करोड़ लोगों को निवेश के धागे से जोड़ा जाए। शेयर बाजार सबका अधिकार इसीलिए है क्योंकि अगर अपने पोर्टफोलियो में महंगाई को मात देने वाला कोई रिटर्न अगर आप चाहते हैं तो सबसे पहले तो एसेट एलोकेशन करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आपको अलग अलग तरह के निवेश विकल्पों में आप निवेश करें और ताकि उनकी चाल के मुताबिक आप मुनाफा कमाएं, अपने निवेश के लक्ष्यों को आप प्राप्त कर पाए। लेकिन उसमें भी अगर आपने शेयर बाजार को अभी तक नहीं छुआ है या अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट कम की है, बढ़ाना चाहते हैं, शेयर बाजार से जुड़ी कोई भी बारीकी अगर आप चाहते हैं, तो वो हम कोशिश करते हैं कि इस पेशकश के जरिए आपको समझ में आए। आप सवाल पूछ सकते हैं, एक तरीका है सवाल पूछने का। एक क्यूआर कोड जो है वो आपके स्क्रीन पे फ्लैश होगा, उस क्यूआर कोड को आपको स्कैन कर देना है और उसके बाद आपको एक व्हाट्सएप नंबर से जोड़ दिया जाएगा। वो व्हाट्सएप नंबर पर आप जुड़ जाएंगे, अपना सवाल वहां पर छोड़ दीजिए और साथ ही यूट्यूब पर तो आपके सवाल हम लेते ही रहते हैं। दर्शक फोन लाइन पर भी जुड़ते हैं और सोशल मीडिया के जरिए भी जुड़ते हैं। दो तरीके हैं जहां पर हम आपके सभी सवालों के जवाब देते हैं शेयर बाजार सबका अधिकार में। हमारे साथ आज 2 मेहमान भी जुड़ गए हैं की फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे। फिलहाल समीर शाह, हेड ऑनलाइन बिजनेस एक्सेस सिक्योरिटीज़ मेरे साथ हैं जो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे। और समीर, स्वागत है आपका शेयर बाजार सबका अधिकार में। और आज लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत हम करेंगे दर्शकों की। और राजेंद्र, हमारे पहले दर्शक जो हैं वो भी जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। क्या हालचाल आपके, कहाँ से बोल रहे हैं, कुछ बताएं अपने बारे में। मैं राजकोट से बात कर रहा हूँ, गुजरात, राजकोट सिटी, गुजरात से। अच्छा, तो मुझे पहले बताइए, आईसीआईसीआई बैंक में खाता है? हाँ, बैंक में अकाउंट है और है ना। तो और उसी के आपने सारे फंड्स भी डाल दिए सर, ऐसा क्यों? सारे नहीं है, जो 4 सीट थी वो मैंने आईसीआईसीआई में डाल दिए, बाकी की 2 सीट तो है वो सर आपने मुझे 5 फंड के नाम दिए हैं सर, आपने मुझे 5 फंड के नाम दिए और वो पांचों आईसीआईसीआई के। देखिए मैं एक बार कंफर्म कर लेती हूँ आपसे, अगर कोई जानकारी में तब्दीली है। 2 हाँ 2 है वो एचडीएफसी बैंक में है। और एचडीएफसी का कौन सा है सर? एचडीएफसी का कौन सा फंड है? एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप और एचडीएफसी एचडीएफसी मल्टी एसेट। एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप और एचडीएफसी का मल्टी एसेट, है ना? हाँ। और इसके अलावा पराग पारेख फ्लेक्सी कैप में भी है और कौन का स्मॉल कैप भी है। और सर आधी इंफॉर्मेशन क्यों दी? वो बाद में करवाई थी मैंने। तो क्वांट के स्मॉल कैप के बाद और कौन सा फंड है? क्वांट के स्मॉल कैप वो अभी मैंने 2-3 दिन पहले अपने गया था, तो वो 4 क्वांट का है स्मॉल कैप। हेलो, क्वांट का स्मॉल कैप तो है, ठीक है। नहीं मैं नोट डाउन कर रही हूँ क्योंकि आपने जानकारी हमें नहीं दी। आपने हमें आईसीआईसीआई के मल्टी कैप, मिड कैप, मल्टी एसेट की बात कही है, एलएसएस की बात की है, इंडिया अपॉर्चुनिटी की बात की है। अब आप कह रहे हैं कि आपके पास एचडीएफसी का है फ्लेक्सी कैप मल्टी एसेट, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है, क्वांट का भी स्मॉल कैप है। मुझे ये बताइए, आपने जो है अब टोटल आपका इन्वेस्टमेंट कितना जा रहा है सर? इन्वेस्टमेंट अमाउंट हर महीने कितना जा रहा है? 60,000 के आसपास, 50-60 हजार के आसपास। 50 या 60 सर? 50 हजार के आसपास। हेलो, कितने साल तक इन्वेस्टमेंट करना है? कोई लिमिट नहीं है, फिलहाल 3 साल तक तो वैसे ही मंथली 50,000 के हिसाब से 40,000। 3 साल के लिए 50,000 का आप निवेश कर रहे हैं। आपकी निवेश अवधि थोड़ी सी कम है और 3 साल के लिए जोखिम ज्यादा हो जाएगा। क्या इसको 5 और उससे ज्यादा? मंथली बोल रहा हूँ, मंथली 50,000 मंथली तो आप इन्वेस्टमेंट मंथली। हाँ, लेकिन कितने साल तक करेंगे वो मैं आपसे जानना चाहती हूँ। 3 साल तक थोड़ा सा जोखिम ज़्यादा हो जाएगा। बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि फिर आपका 3 साल के मुताबिक इसको हाइब्रिड करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसमें जोखिम कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, तो आपको बताते हैं 3 साल तक इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कितना जोखिम होगा, उससे ज़्यादा करेंगे तो कितना जोखिम होगा। समीर से मैं जुड़ना चाहूँगी सीधा। समीर, फंड्स को लेके कोई और जानकारी यहाँ पर सामने आई है? दोस्त यहाँ पर तो फिलहाल जो सवाल दिया था उसमें 10 साल कहा था और 2 से 3 करोड़ रुपए इनको इकट्ठा भी करने थे। अब इनकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट थोड़ी सी न्यू इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 50,000 है और एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप और
इन्होंने कौन सा एक मल्टी एसेट भी जोड़ रखा है, पराग पारेख का भी फ्लेक्सी कैप है, क्वांट का भी स्मॉल कैप है, और एक और फंड है जिसका नाम इनको याद नहीं आ रहा है। अब मेरे ख्याल से ये बहुत ही ज़्यादा ओवर डाइवर्सिफाइड है। एक तो इनकी ओवर डाइवर्सिफिकेशन भी ना दो तरह से है समीर, जो कि आप हाईलाइट भी करना चाहेंगे। एक तो एएमसी वाइज ओवर डाइवर्सिफाइड है और कैटेगरी वाइज भी ओवर डाइवर्सिफाइड है। और इन्होंने हालांकि जो डाइवर्सिफिकेशन का एक रूल होता है, कैटेगरी सही पकड़ी है लेकिन बहुत ज़्यादा निवेश को दोहरा दिया है। इसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा और फिर बाकी 3 साल की जो अवधि है उस पर हम बाद में आकर आराम से बात करेंगे। ओवर डाइवर्सिफिकेशन का केस कहाँ कहाँ बनता है, पहले आप वो समझाइएगा। तो कविता जी, धन्यवाद आपके शो पे बुलाने के लिए। अब राजेंद्र जी, हमने आपका जो लिमिटेड इंफॉर्मेशन आपने पहले शेयर करी थी वो हिसाब से और बाकी की इंफॉर्मेशन ऐड करके टोटल मेरे ख्याल से 9 स्कीम में आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है। आपके पोर्टफोलियो में 9 स्कीम है। जनरली हम इन निवेशकों को ये सजेस्ट करते हैं कि आप अपने पोर्टफोलियो को 6 से 7 स्कीमों में ही सीमित रखें। उससे ज्यादा अगर आप स्कीम्स लेते हो तो वो ओवर डाइवर्सिफिकेशन आपके रिटर्न पे इम्पैक्ट आता है। अब पहला आपको सजेशन ये रहेगा कि आप अपनी स्कीम को 6 से 7 के अंदर लाएं। दूसरा सजेशन हमारा ये है, जो आपके पोर्टफोलियो में आपने जो इंफॉर्मेशन शेयर करी थी वो हिसाब से पांचों पांच स्कीम आपने आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड की रखी, एएमसी की रखी थी। जनरली सजेशन ये होता है कि आपके पोर्टफोलियो में 20 से 25% तक का ही एक्सपोजर कोई भी एक एएमसी में लेना चाहिए। अगर आप उससे ज्यादा एक्सपोजर कोई एक म्यूचुअल फंड की कंपनी में लेते हो तो वहां पे कंसंट्रेशन रिस्क होता है। सो आपका जो लिमिटेड इंफॉर्मेशन था वो बेस पे हम आपको पहले सजेस्ट ये करेंगे कि आपके 5 जो म्यूचुअल फंड के स्कीम आपने आईसीआईसीआई में रखे थे उसमें से आपको थोड़ा ईज आउट करना चाहिए। जो हम आपको सजेशन देते हैं, जैसे आईसीआईसीआई मल्टी कैप है, आप उसको रिप्लेस करें एक्सिस के मल्टी कैप से। दूसरा आपका इन्वेस्टमेंट था आईसीआईसीआई मिड कैप में, वहां पे हमारा सजेशन है उसको रिप्लेस करें मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप से। और तीसरा आपका आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटी ग्रोथ फंड था, उसको रिप्लेस करने का हमारा सजेशन रहेगा कि आप उसको एसबीआई के साथ, एसबीआई कॉन्ट्रा के साथ रिप्लेस। दूसरा आपका क्वेश्चन का पार्ट था, जो इंफॉर्मेशन आपने पहले शेयर करी थी वो हिसाब से आपको 2 से 3 करोड़ के बीच में अक्यूमुलेट करना है अगले 10-15 साल में। सो हमारा सजेशन वो उसको लेके, जो आप अभी करंट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जितना आप अभी पैसा लगा रहे हो अगर वो हिसाब से आप अगर चलोगे तो आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आपकी 50,000 आई है, 50,000 के प्लस आप अगर 15% का हर साल 15% के करीब का स्टेप अप वैल्यू करते हो तो आप अगले 10 साल में, आप जो आपने 15 साल का टारगेट दिया है, 10 साल का टारगेट दिया है, उसमें आप 2 करोड़ के करीब पहुंच जाओगे। अगर आपको 3 करोड़ इकट्ठा करना है तो हम सजेस्ट करेंगे आप अपना एसआईपी अमाउंट बढ़ा के 70,000। और आपने बाकी के जो फंड सजेस्ट करे, आपने खुद से लिए वो फंड सिलेक्शन सही है। हमारा सजेशन आपको ये था, आप अपने टारगेट अचीव करने के लिए निपॉन लार्ज कैप एक आपने पोर्टफोलियो में ऐड करें, क्योंकि हमने आपका पोर्टफोलियो देखा जिसमें लार्ज कैप का एक्सपोजर ऑलमोस्ट 0 है। सो सजेशन ये रहेगा कि आप एटलीस्ट एक लार्ज कैप फंड इमीडिएट ऐड करें। सो निपॉन लार्ज कैप इंडिया फंड हमारे इनसे सजेस्ट रहेगा। आपने ऑलरेडी पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी एसआईपी स्टार्ट कर दिया है। और दूसरा हमारा सजेशन था क्वांट का स्मॉल कैप ऐड करने का, जो ऑलरेडी आपने किया हुआ है। सो आप अभी अपने इन्वेस्टमेंट को 15 साल, अगर 10 की जगह 15 साल करते हो कीपिंग द सेम अमाउंट, तो आई एम श्योर आप अपना 3 करोड़ का लक्ष्य हासिल कर पाओगे। अ, अच्छा, जो पहली इन्फॉर्मेशन दी थी उसमें तो इनके पास 10 साल था। अब लेकिन सवाल पे बात करते करते 3 साल की अवधि भी सामने आ रही है समीर। अगर 10 साल की तो प्लानिंग आपने बता दी, अब 3 साल के लिए कहाँ निवेश कम करना होगा, कहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस अप्रोच अपनानी होगी, बिकॉज अग्रेसिव बहुत है पोर्टफोलियो और ओवरऑल पूरा इक्विटी ओरिएंटेड है। तो इसको तो फिर हमें थोड़ा सा बैलेंस आउट करने की जरूरत पड़ेगी अगर केवल 3 साल का ही आउटलुक है। क्या कहेंगे? सो 3 साल के आउटलुक के हिसाब से अगर वो 3 साल ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पहला सजेशन ये रहेगा कि आप अपने पोर्टफोलियो को लार्ज कैप की तरफ ज्यादा ले जाए। दूसरा, 3 साल ही अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, या 3 साल तक पोर्टफोलियो, 3 साल इन्वेस्ट करने के बाद लंबे टाइम के लिए पोर्टफोलियो रखना चाहते हो, ये क्लैरिटी चाहिए। अगर आप 3 साल ही पैसा रखने चाहते हो, इन्वेस्ट भी 3 साल करना चाहते हो, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने फंड में से अपने फंड में एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड ऐड करें, जो आपको थोड़ा आपके पोर्टफोलियो को
बैलेंस कर देगा। और स्मॉल कैप और मिड कैप में हमारा सजेशन ये रहेगा कि आप अपने टोटल पोर्टफोलियो का 20-25% से ज्यादा एक्सपोजर ना लें, अगर 3 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो। तो ये सलाह निकल कर आ रही है राजेंद्र जी को। और राजेंद्र जी, 10 साल का नज़रिया हो या 3 साल का नज़रिया हो, क्योंकि क्लैरिटी हमारे पास नहीं है, तो उसके हिसाब से हमने दोनों ही इन्वेस्टमेंट होराइजन के लिए आपको सलाह दी है। ऑल द बेस्ट। चलिए, और अब मैं चाहती हूँ कि हमारे दूसरे जो हमारे फाइनेंशियल प्लानर हैं उनको इंट्रोड्यूस करा दें। कीर्तन शाह, फाउंडर सीईओ क्रेडेंस वेल्थ एडवाइजर्स। कीर्तन, स्वागत है आपका। और आपके लिए हमारे दर्शक अमित मराठे भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, हाय, नमस्कार। अमित, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, आ रही है। हाँ सर। सर, आपने जो हमें जानकारी दी है वो मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूँ, उसके बाद हम कीर्तन से बात करेंगे और आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करवाएंगे। देखिए, 8 फंड्स है सर आपके पास, है ना? आपके पास कैनरा बैंक का इमर्जिंग इक्विटी, आईसीआईसीआई का मल्टी एसेट है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप, एसबीआई ब्लू चिप, एसबीआई का स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप है पराग पारिक का, लार्ज कैप है मिराय का, और एबीएसएल फ्रंटलाइन इक्विटी आपने लमसम निवेश किया हुआ है 50,000। ये एक्सिस ELSS में 40,000 है, एक्सिस के ब्लू चिप में 1,31,000 लमसम है। ठीक है सर। 5 साल तक निवेश को बरकरार रखेंगे। 3,000 से अपनी एसआईपी और आप बढ़ाना भी चाहते हैं। अब मुझे आप ये जानना है, 6 करोड़ का रिटायरमेंट का लक्ष्य है। अभी आपकी उम्र क्या होगी? अभी 49। अभी 49 आपकी उम्र है, तो 11 साल में आपको चाहिए 6 करोड़, हाँ, है ना? हाँ। और अभी 16,000 की एसआईपी कर रहे हैं, 3,000 से बढ़ाकर इसको 19,000 कर देंगे और बाद में हाँ। और अच्छा, बढ़ाएंगे। मेरा हाँ। और 2 एसआईपी चालू है मैडम। बताइए कौन सा? निपॉन इंडिया मल्टी कैप ओके। और पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी 1,500 रुपए का, ओके। और यूटीआई लार्ज एंड मिड कैप 2,000। अब मुझे आप बताइए, आपका टोटल इन्वेस्टमेंट एसआईपी का कितना है? टोटल 23,200। 23,000 की आप एसआईपी कर रहे हैं। कीर्तन, शायद आप ये हाँ। नोट डाउन करना चाहे, क्योंकि हमें कैलकुलेशन करनी होगी। और लमसम आपने किया हुआ है, लमसम में कुछ नया ऐड किया है क्या सर, कि यही है? नहीं, यही है। ठीक है, तो लमसम में अभी मैं टोटल आपका अमाउंट यहाँ पर देख रही हूँ, तो लगभग 2,90,000 के आसपास का है ना? टोटल तीनों हाँ। मिलाकर। हाँ, हाँ। ठीक है, चलिए, तो 23,000 की एसआईपी ये, 23,200 के आसपास की एसआईपी ये, और लगभग 2,90,000 की आपका लमसम निवेश भी है। चलिए, ठीक है। हाँ, हाँ। कीर्तन, ठीक है, सर आपका जवाब लेते हैं। कीर्तन, नए फंड्स ऐड हुए हैं। निपॉन इंडिया का मल्टी कैप है, मिड कैप अपॉर्चुनिटी पीजीआईएम का, और यूटीआई लार्ज एंड मिड कैप है। 6 करोड़ अगले 11 साल में, 23,000 का एसआईपी अमाउंट है, और बाकी इनका लमसम है। क्या हासिल हो पाएगा? आई थिंक कविता जी, शायद उनके पास पोर्टफोलियो की वैल्यू 17 लाख है और उनको 60 लाख इकट्ठा करना है। एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे कि 60 लाख है कि 6 करोड़ है। अमित जी, 60 60 लाख है, मतलब 60 लाख, हाँ। 60 लाख करना है, मतलब और 60 लाख करना टारगेट है है इसके ऊपर। 17, ठीक, तो टोटल 60 लाख है कि करंट वैल्यू के बाद के नहीं, ऊपर 60 लाख पोर्टफोलियो है? का वैल्यू 17 लाख है और हाँ। 60 लाख मुझको टारगेट है, इतना करना है, 6 करोड़ नहीं। तो रिटायरमेंट का ये है, तो 60 लाख में हो पाएगा पूरा? हाँ, हो जाएगी। ओके, चलिए, तो 60 लाख है, तब तो मेरे ख्याल से मुमकिन हो पाएगा कीर्तन। आराम से। आई थिंक कविता जी, 2 पार्ट्स में इस क्वेश्चन को डिवाइड करते हैं। सबसे पहले इन्होंने जो क्वेश्चन हमें भेजा था उसमें लिखा ये था कि इनके पास 11 साल है, पर वो एसआईपी सिर्फ 5 साल के लिए करना चाहते हैं। तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि शायद वो 49 से अगले 5 साल तक एसआईपी करेंगे और उसके बाद उसमें एसआईपी कर छोड़ देंगे। अगर ये सिचुएशन है, फिर भी अब उनका लक्ष्य आराम से अचीव हो जाएगा। उनका तकरीबन 75 लाख रुपीस तक का कॉर्पस जमा हो जाएगा। आज का 17 लाख रुपया और 23,000 की जो एवरेज एसआईपी करे, इन दोनों को अगर हम 12% पे अज्यूम करें तो 75 लैक्स के करीब इनका कॉर्पस हो जाना चाहिए रिटायरमेंट तक। तो उनकी जो
रिक्वायरमेंट है वो शायद आज उनके पास जितना पैसा है और जितनी एसआईपी करने का सोच रहे, वो दोनों को ध्यान में रखकर हो जाएगी। अगर फंड्स की बात करें, तो मुझे ऐसा लग रहा है अगर आपके पोर्टफोलियो में 11 फंड्स हैं, तो शायद आप थोड़ा-सा ज़्यादा ओवर डाइवर्सिफाइड हो, 11 फंड्स की ज़रूरत नहीं है। आप अगर 20-25 हज़ार रुपए की एसआईपी कर रहे हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है 4 या 5 फंड्स में आप काफ़ी अच्छे से डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को और ओवरलैप्स भी काफ़ी कम कर सकते हैं। तो मेरी सलाह ये होगी कि आप मिराई का लार्ज कैप होल्ड करे रखें, पीपीएफएएस का फ्लेक्सी कैप भी होल्ड करें, कैनरा का इमर्जिंग भी होल्ड करें और एसबीआई का स्मॉल कैप भी होल्ड करें, और अपना पीजीआईएम का मिड कैप भी होल्ड करके रखें। अब सलाह थोड़ी-सी चेंज हो गई है क्योंकि आपने बहुत सारे डेटा पॉइंट्स जो पहले शायद नहीं दिए थे वो अब भी आपने दिए। पर मिराई, पीपीएफएस, कैनरा, एसबीआई और पीजीआई ये पाँचों को होल्ड कीजिए। बाकी सब में से अगर आप निकल जाए और उन्हीं पैसों को इन्हीं 5 फंड्स में वापस ऐड कर दें और इन 5 फंड्स को कंटिन्यू करें, तो मुझे ऐसा लग रहा है आपका पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छे से डाइवर्सिफाइड भी होगा और आपको इसके बाहर कुछ करने की शायद ज़रूरत नहीं है। अमित जी, ये आपको कुल मिला के सलाह बताई जा रही है, तो बदलाव कीजिए, लक्ष्य आपका हासिल हो जाएगा। जो चेंजेस कहे हैं उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। सरोज कुमार का मैं सवाल लूँगी। समीर, आपके लिए है इनका सवाल। और एक बार से हमारे पास बहुत सारे फंड्स हैं जिन्होंने इनमें निवेश कर रखा है। 9 स्कीम्स हैं, 27,000 की एसआईपी कर रही हैं। 4 स्मॉल कैप फंड्स हैं इनके पास। पराग पारी का फ्लेक्सी कैप, आईसीआईसीआई का ब्लू चिप है, एचडीएफसी का मिड कैप है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है, एक्सिस का स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप, क्वांट का स्मॉल कैप, एसबीआई का लॉन्ग टर्म इक्विटी। फंड्स तो इनके पास बहुत सारे हैं। 27,000 की एसआईपी ये कर भी रहे हैं और लॉन्ग टर्म ही है। आईसीआईसीआई लार्ज कैप से आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी में ये स्विच कर सकते हैं या नहीं, ये इनका सवाल है। 15 साल तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कितना इकट्ठा करना है उसकी जानकारी इन्होंने मुझे नहीं दी है, बताइए। तो कविता जी, यहाँ पे हमने उनका पोर्टफोलियो केयरफुली एनालिसिस किया। करीबन 44% ऑफ जो पोर्टफोलियो उनका बना हुआ है वो स्मॉल कैप में, और टोटल 67% जो अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो स्मॉल और मिड कैप में है, जो काफी ज्यादा है। अभी उनकी उम्र 34 साल है, उनके पास अभी टाइम ज्यादा है, तो हम ज्यादा एक सजेशन उनके लिए पोर्टफोलियो को बदलाव को लेके एक सजेशन ये रहेगा कि स्मॉल कैप में थोड़ा एक्सपोजर कम करें और एक लार्ज कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें। तो आज अभी उनका जो क्वेश्चन था क्या आईसीआईसीआई लार्ज कैप में से वो रिडीम करके स्विच करके आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी में जाए, तो हमारा सजेशन उसके लिए ये रहेगा कि ऐसे भी लार्ज कैप का एक ही फंड है उनके पोर्टफोलियो में, तो हम बोलेंगे हमारा सजेशन ये रहेगा कि वो आईसीआईसीआई के लार्ज कैप फंड में कंटिन्यू रखें और उनके फंड में से जो पोर्टफोलियो है उसमें से एक्सिस स्मॉल कैप और एसबीआई स्मॉल कैप, दो स्मॉल कैप को रिड्यूस करके वो पैसा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी में ट्रांसफर करे। ये हमारा सजेशन है उनके पोर्टफोलियो पे। चलिए, और भी सवाल हैं जो दर्शकों के आ रहे हैं, एक एक करके उनके सवालों के जवाब देंगे, लेकिन फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शेयर बाजार सबका अधिकार, और यहाँ पर हम आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में आपको बता रहे हैं कि किस तरह से निवेश और सही तरह की निवेश रणनीति पाकर आप अपने हर आर्थिक या फाइनेंशियल गोल को पूरा कर सकते हैं। ज्योत्सना मेरे साथ अगली दर्शक फोन लाइन पर हैं। ज्योत्सना, हाय, गुड इवनिंग। मैम, आई एम ज्योत्सना फ्रॉम थाने। एक्चुअली मैम, मैंने डेढ़ साल पहले एसबीआई फोकस इक्विटी में जी 30,000 ऐसे लमसम डाल दिया था। फिर अभी उसका रिटर्न देखा तो अराउंड 20% का रिटर्न मुझे मिला। तो अभी तक मैं एक्चुअली जो ट्रेडिशनल वे ऑफ सेविंग है, लाइक गोल्ड, एफडी एंड ऑल दैट, वो सब करती थी। बट अब मैं ये रिटर्न देख के मुझे लगता है कि मुझे म्यूचुअल फंड में थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो मैं मेरे दोनों बच्चों की शादी
के लिए म्यूचुअल फंड के थ्रू फंड इकट्ठा करना चाहती हूँ। बेटा मेरा 16 ईयर का है, तो अराउंड 10 इयर्स के बाद मैं उसके लिए 30 लाख और बेटी की शादी के लिए 15 साल के बाद 50 लाख रुपए का अमाउंट चाहती हूँ। तो मेरे लिए कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा रहेगा और कितने का सिप में करूं? और मैम सिप से भी ज्यादा मैं लमसम में ज्यादा कंफर्टेबल हूं, क्योंकि हम बिजनेसमैन है, तो पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर डेट को अकाउंट में होगा नहीं होगा इतना नहीं रहता। बट अगर आप मुझे बोलोगे कि आप साल का 2 लाख रुपए डाल दो तो आई एम ओके। लेकिन अगर आप बोलोगे कि पर्टिकुलर डेट पे 25,000 का सिप अकाउंट से डेबिट होगा, तो वो थोड़ा मेरे लिए नहीं इतना पॉसिबल होता है। तो मैं चाहती हूँ कि चलिए। लमसम अमाउंट कितना एक साल का उस फंड में डालूं। सिप का भी बता दीजिए, ठीक। बट आई एम मोर कंफर्टेबल विथ लमसम अमाउंट। चलिए, एक तो अच्छी बात ज्योत्सना, आपको पता है कि आप किस तरह की इन्वेस्टर हैं, आप किस तरह के इन्वेस्टमेंट से कंफर्टेबल हैं, तो उसके लिए आपकी सराहना करना चाहूँगी। किस चीज़ का बिजनेस करती हैं आप? मैम हम लोग का एक्चुअली रेफ्रिजरेशन का बिजनेस है। ओके। और बहुत अच्छे बढ़िया तरीके से आपने दोनों शादियों के लिए अपने लिए एक समय तय किया है, निवेश राशि भी आपने तय की है, और जितना आप कंफर्टेबल हैं उतना। अब फंड्स पर आते हैं, और लमसम अगर आप करती हैं तो आपको कितना ओवरऑल इन्वेस्टमेंट करना होगा, और उसको अगर तोड़ें तो आप जितना कंफर्टेबल हो हर महीना या हर तिमाही, तो वो कीर्तन ही स्ट्रैटेजी बता पाएंगे। कीर्तन, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल। और देखिए, ये भी एक पहलू है निवेश का, जहाँ पर हम कहते हैं कि एसआईपी कंफर्टेबल है, लेकिन कुछ तबका इन्वेस्टर्स का ऐसा भी है कीर्तन, जो कि एसआईपी नहीं कर सकता है, क्योंकि बहुत अनसर्टनिटी है, और इसीलिए केवल लमसम से ही वो कंफर्टेबल हैं। कई बार ये भी डिबेट होती है कि अच्छा, लमसम निवेश करते हैं तो ज़्यादा मुनाफा होता है, या एसआईपी से निवेश करते हैं तो मुनाफा होता है, लेकिन यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स और सिचुएशंस ही अलग हैं कि वो विवश है कि वो एकमुश्ती निवेश कर पाएंगे। तो एक तो ये रणनीति, हालांकि वो ओपन है एसआईपी के लिए, बट फिर भी पता नहीं ना पैसे हो या ना हो, उस पर भी मेरे ख्याल से विकल्प है। आप एसआईपी हर छमाही कर सकते हैं, हर तिमाही कर सकते हैं, वो भी एक विकल्प है। हालांकि वो आपके कंफर्ट के ऊपर निर्भर करता है। तो शादी का लक्ष्य बहुत ही अहम लक्ष्य होता है। इनको अपने बच्चों की शादी के लिए पैसे जोड़ने हैं। कुछ फंड्स शामिल किए थे, लेकिन अब और बढ़ाना चाहती हैं। बताएं, क्या रूट जो तय किया है लमसम का वो सही है या नहीं है, या लमसम भी कर सकती हैं और एसआईपी भी कर सकती हैं जब भी मुमकिन हो, ये भी तो किया जा सकता है। बताइए, क्या स्ट्रैटेजी आप रेकमेंड करेंगे? ज्योत्सना जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट करने का सोच रही है या शुरू कर दिया है। एक चीज सजेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि आपने जो पिछले 3 सालों में जो रिटर्न्स देखा है, उस रिटर्न्स को प्लीज एक्स्ट्रापोलेट मत कीजिए। वो रिटर्न्स काफी अच्छे हैं, क्योंकि मार्केट इतना अच्छा है। शायद आगे जाकर आपको 20% के ऊपर वाली जो रिटर्न आज आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो रिटर्न एक्सपीरियंस करने ना मिले। तो फेयर एक्सपेक्टेशन 20% से ऊपर नहीं है, फेयर एक्सपेक्टेशन 12 से 14% के बीच वाली है। अब ये ध्यान में रखकर सबसे पहले आपके गोल्स के बारे में बात करते हैं। तो आपने कहा कि 10 साल बाद आपको तकरीबन 30 लाख रुपए चाहिए अपने सन की मैरिज के लिए। तो आप दो रास्ते अपना सकते हैं। 12% पे मैंने ये कैलकुलेट किया है। आपको तकरीबन या तो 14,000 रुपए की एसआईपी करनी पड़ेगी, या आपको तकरीबन 1,60,000 रुपए साल में निवेश करने पड़ेंगे इस गोल को अचीव करने के लिए। आप दोनों में से जो भी तरीका बेहतर समझे वो कर सकते हैं। मुझे सिर्फ ऐसा लगता है कि आप अगर लमसम में निवेश करेंगे, तो लमसम एक छोटा सा टाइमिंग का फैक्टर आ जाता है। तो अगर आप बिहेवियरली खुद को कंट्रोल कर सकते हैं कि आज मेरे पास 1,60 है और मैं आज डाल दूं मार्केट को बिना देखे, तो आप लमसम के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकती है। पर मैं आपको फिर भी सलाह दूंगा, अगर पॉसिबल है तो एसआईपी के थ्रू कीजिए। एवरेजिंग आउट काफी बेहतर हो जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लमसम से ज्यादा। और आपकी डॉटर के लिए आपको तकरीबन 6,500 रुपए की एसआईपी करनी पड़ेगी, या 70,000 रुपीज एक साथ डालने पड़ेंगे आपके उस गोल को रीच करने के लिए। यहाँ पर भी सेम चीज एप्लीकेबल है। एसआईपी करेंगे तो मेरे हिसाब से बेहतर होगा, पर अगर आपको लमसम सूटेबल लगता है तो आप डेफिनेटली वो कर सकती है। सिर्फ लमसम करते हुए मार्केट को टाइम करने की गलती मत कीजिएगा। आपके फंड्स से रिलेटेड मुझे ऐसा लग रहा है सिर्फ एक फंड में पैसा नहीं होना चाहिए, आपको डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो आप जो फंड में निवेश कर रहे हैं वो फंड अच्छा है, उसे कंटिन्यू कीजिए। उसके साथ आप और 3 फंड्स ऐड कर लीजिए।
कैनरा फ्लेक्सी कैप, एक्सिस मिड कैप और निपॉन स्मॉल कैप। तो आपका एक एग्जिस्टिंग एसबीआई और ये 4 फंड्स, इन चारों फंड्स में समानता से आप अपनी एसआईपी या लमसम को डिवाइड कर दीजिएगा हर बार करते हुए। आपका पोर्टफोलियो बेहतर हो जाएगा, आप जिस तरीके से आज मैनेज कर रही हो उससे अच्छा। चलिए मैम, कुछ और सवाल पूछना है आपको ज्योत्सना? मेरा एक और क्वेश्चन था। मैंने एक्चुअली पूछिए। एसबीआई का निफ्टी 250 इंडेक्स फंड ये लेके रखा था। एक्चुअली स्मॉल कैप में बहुत वॉलेटिलिटी होती है एंड बहुत रिस्क होता है, इसलिए मैंने उसका इंडेक्स फंड ले लिया। और वो मैं उसका भी यही है कि मेरे पास जब लमसम होता है मैं डाल देती हूँ, बट वो 500 का सिप रखा हुआ है मैंने, बट लमसम मेरे पास जब भी आता है मैं डाल देती हूँ उसमें। तो क्या वो फंड बेटर है? और वो 30 ईयर्स, एक्चुअली जब मैंने उसका सिप अमाउंट सिप के लिए किया तो मुझे 30 ईयर का कुछ टारगेट पीरियड दिखा रहा था एसबीआई के इसमें, तो मैंने यस करके उसको 500 रुपीज पर मंथ के इससे वो स्टार्ट कर दिया। तो वो एसबीआई का जो फंड मैंने लिया इंडेक्स फंड 250 इंडेक्स फंड तो स्मॉल कैप, वो ठीक है या मुझे स्विच करना चाहिए? मतलब बिल्कुल बताते हैं कीर्तन जी। जी कीर्तन, वो फंड बिल्कुल बराबर है, आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो आप वो फंड होल्ड कीजिए, एसबीआई का कॉन्ट्रा होल्ड कीजिए, और मेरे सजेशंस में से कैनरा और एक्सिस ये 2 ऐड कर दीजिए। आप निपॉन को छोड़ दीजिए क्योंकि आपने ऑलरेडी दूसरे फंड के थ्रू इंडेक्स में एक्सपोजर ले लिया है। आगे बढ़ते हैं। सूरज सिंह का सवाल हम लेंगे। समीर, आपके लिए है मेरे ख्याल से ये सवाल। और अपनी पत्नी के लिए पोर्टफोलियो बनाने पर सवाल पूछ रहे हैं। 3 स्कीम्स हैं, 6000 रुपए के एसआईपी, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है, स्मॉल कैप है निपॉन इंडिया का, मिड कैप अपॉर्चुनिटी एचडीएफसी का। 1 करोड़ चाहिए 15 साल में, 10 से 15% की स्टेप अप कर सकते हैं। फोन लाइन पर हमारे पास नहीं है तो इसलिए और अधिक जानकारी नहीं है, बट बताइए। तो कविता जी, हमने उनका क्वेश्चन प्रॉपरली अंडरस्टैंड किया। अब जो उनका क्वेश्चन था कि उनको अपनी वाइफ के लिए 1 करोड़ रुपया अगले 10 साल में कनेक्ट करना है। उनके पास उन्होंने 3 स्कीम बहुत सही सिलेक्ट करी है। यहाँ पे उनके पोर्टफोलियो को लेके कोई बदलाव हमने सजेस्ट नहीं किया है। अब जो करंट इन्वेस्टमेंट है 6000, वो 6000 की एसआईपी को बढ़ा के 7000 कर देंगे, और उन्होंने जैसे बताया 10 से 15% हर साल स्टेप अप कर सकते हैं। तो अगर वो 15% स्टेप अप के साथ 7000 का करंट एसआईपी करके अगले 15 साल रखते हैं, और तो 12% के हिसाब से उनका गोल जो है 1 करोड़ का, वो आराम से अचीव हो जाएगा। फंड उन्होंने सारे अच्छे सेलेक्ट किए, तो फंड के बदलाव में हमारा कोई सजेशन नहीं। आगे बढ़ते हैं। कौन से दर्शक हैं हमारे साथ? दीपक लहारे साहब फोन लाइन पर हैं, जलगांव महाराष्ट्र से। नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ नमस्ते मैडम। सर, मैडम आपने मेरा कुछ इन्वेस्टमेंट शुरू किया है? हाँ, मैंने एसआईपी थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है। हाँ, तो 1 साल से मेरा इन्वेस्टमेंट है मैडम। 1 साल से कर रहे हैं? हाँ, 1 साल से कर रहे हैं। उसमें टाटा स्मॉल कैप फंड और पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, आईसीआईसी थ्रू निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड जी। और क्वांट का स्मॉल कैप भी है आपके पास? हाँ, क्वांट स्मॉल कैप फंड है। ये 5 एसबीआई फंड है। का मैग्नम मिड कैप भी है आपके पास? हाँ, मैग्नम मिड कैप है। तो ठीक है। मंथली 11,200 और सालाना 10% स्टेप अप। 15 साल सर, का किसने लॉन्ग टर्म। हाँ जी जी। हाँ हाँ। ये जानना चाहूंगी आपसे कि किसने आपको इन्वेस्टमेंट रेकमेंड की है ये? मैंने खुद रिसर्च किया है मैडम। आपने खुद रिसर्च किया है, ठीक है। हाँ। ओके, 15 साल तक आप इसमें इन्वेस्टमेंट रहना। कोई खास आपका टारगेट कितना इकट्ठा करना है कॉर्पस? 1 करोड़ का है मैडम। 1 करोड़ तक का काफ़ी होगा? 1 करोड़ तक का, क्योंकि आप 15 साल के बाद की बात कर रहे हैं। 1 करोड़ जो है 25 लाख या उससे भी कम हो जाएंगे आपके, पता है?
है ना? तो रिटायरमेंट के लिए सोचा है, हालांकि आप तो डॉक्टर हैं मेरे ख्याल से। मैं लेक्चरर हूँ तो मैडम, सीनियर कॉलेज में। अच्छा, हाँ हाँ। इसके अलावा आप कहाँ पैसे लगाते हैं? स्टॉक मार्केट में मैडम। आप अच्छा, आपके पास वो पोर्टफोलियो है, ठीक है। हाँ, स्टॉक मार्केट। हाँ। ठीक है, तो 15 साल में 1 करोड़ और उसकी एक्चुअल वैल्यू 15 साल में आप कैसे आंकें और कैसे अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं? समीर, आपके पास होगा ये सवाल, शायद नहीं, कीर्तन के पास है शायद ये सवाल। कीर्तन। दीपक जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत कम ऐसे पोर्टफोलियो आते हैं जहाँ पर सलाह देने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका पोर्टफोलियो का कॉम्पोजिशन, हर साल स्टेप अप करने का इरादा और 15 साल का टाइम होराइज़न, ये तीनों चीज़ें बहुत अच्छे से आपके पोर्टफोलियो के पॉजिटिव वे में काम करेगी, तो कांग्रेचुलेशंस। मैं सिर्फ एक ही चीज़ आपको यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि हालाँकि आपके फंड्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से डाइवर्सिफाइड है, पर मेरे हिसाब से लार्ज कैप का एक्सपोज़र आपके फंड में हल्का-सा कमज़ोर है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आपने मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों में समानता से एलोकेशन दी हुई है, और मैं ये भी मानता हूँ कि आपके पास 15 साल का समय है, तो आप शायद ऐसा सोच रहे हैं कि मिड स्मॉल में ज़्यादा रिटर्न बनेगा। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप का भी कंपोज़िशन होना बहुत ज़रूरी है, और उस वजह से सिर्फ एक ही सजेशन देना चाहूँगा, आप निप्पॉन का लार्ज कैप फंड ऐड कर लीजिए आपके पोर्टफोलियो में। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपका पोर्टफोलियो काफ़ी वेल डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। बाकी सब कुछ मुझे तो ठीक लग रहा है आपके पोर्टफोलियो में, और कोई चेंज करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ओके, चलिए डॉक्टर साहब, कुछ और बात करनी है आपको कीर्तन से? कोई और सवाल पूछना है? मैडम, मेरा एक सवाल है कि 15 साल में मेरा जो 1 करोड़ का कॉर्पस है वो पूरा होगा इस फंड से, या इम्पोर्टेंट सवाल मंथली राशि कीर्तन। बदल? सो जी, दीपक जी, आपको 12% की अगर मैं अजम्पशन लूं कि 12% तक का रिटर्न निकलेगा, तो आपको तकरीबन 21,000 रुपए की एसआईपी करनी पड़ेगी अगर आपको 15 साल में 1 करोड़ रुपए चाहिए। ऑफ कोर्स आप या तो चूज कर सकते हैं कि आप सीधा 11,000 21,000 कर दे, अगर आपको ये आपका कैश फ्लो अलाउ करता है। अगर आप सीधा 11,000 को 21,000 नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा स्टेप अप बढ़ा दीजिए। आप 10% जो आप स्टेप अप कर रहे हैं उसकी वजह से तो डेफिनेटली आपका जो लक्ष्य है वो पूरा हो जाएगा। स्टेप अप नहीं करना चाहते तो आपको 11,000 की जगह पे 21,000 डालना पड़ेगा, पर 10% स्टेप अप के साथ आपके पास आराम से 1 करोड़ के ऊपर तक की राशि हो जाएगी, अगर फंड 12% का रिटर्न जनरेट कर पाते हैं तो। ओके, तृप्तेंदु सरकार का सवाल मैं लूँगी, और समीर आपके पास होगा ये सवाल। लमसम है 10 लाख 10 साल के लिए, और HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड, HDFC रिटायरमेंट सेविंग्स फंड, हाइब्रिड प्लान लिया हुआ है उसमें इन्होंने, SBI लार्ज एंड मिड कैप, SBI कॉन्ट्रा फंड, रिटायरमेंट पर्पस का इनका लक्ष्य है। ये इन्होंने कुछ सिलेक्ट किए हैं अपने लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए, बताइए। तो दीपेंद्र जी को मैं पहले बोलूंगा कि उनका फंड सिलेक्शन जो किया हुआ है लमसम के हिसाब से बहुत सही है। बट एक चीज जो मिस हो रही है वो है पोर्टफोलियो 2 एएमसी में 100% डाइवर्सिफाइड 100% आ रहा है। तो एक छोटा सा एक बदलाव हम यहाँ हमारे एंड से सजेस्ट करेंगे कि जो उन्होंने एसबीआई का लार्ज एंड मिड कैप फंड रखा है वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के लार्ज एंड मिड कैप के फंड के साथ रिप्लेस कर दे, ताकि तो थोड़ा एएमसी वाइज रिस्क कम हो जाएगा। दूसरा, एचडीएफसी बैलेंस फंड बहुत अच्छा सिलेक्ट किया और हाइब्रिड फंड भी अच्छा सिलेक्ट किया, रिटायरमेंट का हाइब्रिड फंड भी अच्छा सिलेक्ट किया है। बाकी कोई बदलाव हमारे एंड से कोई सजेशन नहीं। चलिए, यूट्यूब से एक सवाल लेना चाहेंगे, और कीर्तन आपके पास है रीना का सवाल। इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है कैनरा रोबेको की फ्लेक्सी कैप में, अच्छी इन्वेस्टमेंट है या नहीं, या किसी मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी में ये शिफ्ट हो जाए, क्योंकि फ्लेक्सी कैप में इन्होंने पैसे लगा रखे हैं। 3 साल का ही व्यू है, और मैन्युफैक्चरिंग फंड इसी एएमसी का सही है या नहीं है। ओवरऑल पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड कितना है उसकी जानकारी मेरे पास नहीं है, तो
एक केवल फ्लेक्सी कैप पे सवाल पूछा है और दूसरा ये पूछा है कि इसमें से निकल के क्या स्पेसिफिक मिड कैप स्मॉल कैप में ये चली जाएं। कन्नड़ भाई को फ्लेक्सी कैप क्या लार्ज कैप ओरिएंटेड फ्लेक्सी कैप है कीर्तन, और अगर ऐसा है तो शायद ये अलग से एक मिड कैप स्मॉल कैप ले सकती हैं क्या? मीना जी, सबसे पहले तो आपने जितनी डिटेल्स शेयर की है उसके हिसाब से आपके पोर्टफोलियो में दो चीजें मेरे हिसाब से चेंज होनी चाहिए। सबसे पहले तो आप सिर्फ अगर एक फंड में निवेश करेगी तो शायद आप जिस तरीके का डाइवर्सिफिकेशन चाहती है वो शायद नहीं मिलेगा। पर क्योंकि आपका लक्ष्य सिर्फ 3 साल का है, मेरे हिसाब से आपको मिड कैप स्मॉल कैप में एलोकेशन नहीं रखना चाहिए। मैं बिलीव करता हूँ कि आपके पास मिड कैप में निवेश करने के लिए कम से कम 5 साल का समय होना चाहिए और स्मॉल कैप में निवेश करने के लिए कम से कम 8 साल का समय होना चाहिए। तो मिड कैप स्मॉल कैप फंड ऐड मत कीजिए। कविता जी जैसे कह रही थी कि फ्लेक्सी कैप फंड्स टिपिकली लार्ज कैप में अच्छा खासा पैसा रखते हैं, तो 60% 70% के आजू बाजू लार्ज कैप में एज इट इज होगा और बाकी का जो 30-40% है वो मिड कैप स्मॉल कैप में फंड मैनेजर अपने हिसाब से एलोकेट कर देंगे। तो उसमें आपको जो थोड़ा सा मिड कैप स्मॉल कैप का एलोकेशन चाहिए वो आप फ्लेक्सी कैप के थ्रू ही मिल जाएगा। पर अगर आपको नया पैसा इन्वेस्ट करना है और 3 ही साल का समय है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप निपॉन का लार्ज कैप और मिराई का इमर्जिंग ले लीजिए। इन दोनों में जब भी आप पैसा निवेश कर देंगे तो आपको थोड़ा सा जो मिड कैप में एलोकेशन चाहिए एक अल्फा जनरेट करने के लिए, ये फंड के कॉम्पोजिशन से आपके एग्जिस्टिंग कैनरा, मैंने जो निपॉन और मिराई सजेस्ट किया है, ये 3 फंड्स के कॉम्पोजिशन से शायद हो जाएगा। अपना पैसा ट्राई कीजिए समानता से डिवाइड करने की इन तीनों फंड्स में। और जैसे आप कह रहे थे कि मैन्युफैक्चरिंग फंड में निवेश करना चाहिए कि नहीं, मैं आपको कंप्लीटली अगेंस्ट इसके सजेस्ट करूंगा। मुझे ऐसा लग रहा है एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपको थीमेटिक और सेक्टोरियल फंड्स में बेट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपको शायद पैसा डालते वक्त और कब पैसा निकालना है ये दोनों समय पे टाइम करने की बहुत जरूरत पड़ेगी। तो मुझे नहीं लगता एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपको सेक्टर या थीमेटिक फंड में पैसा निवेश करना चाहिए। और राइट, चलिए रीना फोन लाइन पर नहीं है, वरना हम और भी बारीकी से इनकी प्लानिंग करवा सकते थे और भी सवाल ये पूछ भी सकती थी, लेकिन बहरहाल सवाल जवाब का सिलसिला हमें यही थामना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समीर, आपका और कीर्तन, आपका समय निकाला और दर्शकों का मार्गदर्शन किया, उनकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग की। धन्यवाद। फिलहाल इस पेशकश को तो यहीं हम रोकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपके पैसों का ख्याल